जेजेपी पार्टी में अजय चौटाला के परिवार के अलावा कोई आदमी नेता नहीं है वहाँ। परिवारवाद उनकी परिवार है, वो परिवार ही चलाते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। अरविंद केजरीवाल जी क्या बरी हो गए? कहा कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। वही मुख्यमंत्री 20-20 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। 90 के 90 सीटों पर उनको कैंडिडेट नहीं मिले थे। देश, ये प्रदेश, ये गुरुग्राम बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। नहीं, आप ऐसा कहना चाहे कह दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो संघ कोई राजनीतिक दल नहीं, संघ का विचार को आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इस बात को मैं अभी कह रहा था, बोल ही रहा था आपको, परम वही भवन नेतु में तत्व राष्ट्रम कि हमारे देश का एक एक बच्चा सुरक्षित आना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो का स्पेशल प्रोग्राम चुनावी चर्चा। जैसा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 तारीख को है, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जोरों शोर दिखाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा पार्टी भी अपने जोरों शोर दिखाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से सोना विधानसभा तावड़ू की सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी रखने वाले महेश चौहान जी। नमस्कार महेश जी। नमस्कार कृष्ण जी। महेश जी, वैसे तो महेश चौहान को किसी परिचय के मोहताज है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आपका, जैसे हर बच्चे को बचपन में एक सपना होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या फौजी, आपका सपना क्या था? नहीं, राजनीति को ये मेरा सपना नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मेरे विचार मिलते हैं। जैसा भारतीय जनता पार्टी का विचार है कि हमारे देश पहले, राष्ट्र पहले, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, देश की सीमा की चिंता करते हैं, देश की सैनिकों की चिंता करती है भारतीय जनता पार्टी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी इस मामले में मैं उनसे इंस्पायर हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के लिए जब वो प्रधानमंत्री बने तो कैसे कैसे आयाम उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। उसके बाद मैं उनसे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। आपने कब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन मैंने की थी 2000 में। मतलब 24 साल हो चुके हैं। लेकिन महेश जी, जैसा हमने देखा कि एक लंबे समय से आप भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसी दौरान प्रदेश में और केंद्र में 10 साल कांग्रेस का शासन भी रह चुका है। ऐसे में ऐसी क्या चीज थी कि जिसने आपको भाजपा के साथ जोड़े रखा? हालांकि देखा जाता है कि सत्ता के रुख के साथ नेता अपना पाला बदल लेते हैं, तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप भाजपा से जुड़े रहे? देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो हम राजनीति के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। जो हमारा ध्येय है, परम वही भवन नेतु में तत्व राष्ट्रम, हमारा देश जो है परम वैभव तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है। और इस देश को हमने 10 साल की अगर बात करें तो 2014 से लेकर 2024 तक, आज सोच कर देखिए कि पूरे विश्व में जिस देश को सांप और सपेरे का देश कहा जाता था, आज वो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप सोच के देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। ठीक। अच्छा, जब आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उस समय अगर हम देखते हैं तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नाम मात्र की थी, फिर भी आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? मैं फिर उसी बात को कहूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के विचार से इंस्पायर होकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। हम सत्ता से प्रभावित होकर राजनीतिक दल में नहीं गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी आपने देखा आयराम गैराम होता है जी। हम 24 साल से एक भारतीय जनता पार्टी एक संगठन में हैं। संगठन ने हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया या ना दिया, लेकिन हमारा विचार विखंडित नहीं हुआ, हम विचार से कहीं भ्रमित नहीं हुए। हमारा विचार जो है, हम उस विचार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। जी महेश जी, मतलब कह सकते हैं कि आप विचारों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी। अच्छा, तो 10 जुलाई को आपने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ उनको जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए। आपने उनको अपना गुरु और मार्गदर्शक बताया था। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनाथ जी जो हैं साफ सुथरी छवि के नेता हैं, लेकिन आपने उनको गुरु और मार्गदर्शक कहा है, तो इसके पीछे का क्या किस्सा है कि मतलब जो जिस वजह से आप उनको ऐसा मानते हैं? देखिए, माननीय राजनाथ जी जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी थे, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए
माननीय राजनाथ जी भी एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैंने बहुत सारे ऐसे विषय उनके, बहुत सारी चीज़ों को उनको मैंने बहुत नज़दीक से माननीय राजनाथ जी को देखा है। माननीय राजनाथ जी ने पार्टी के विचारों का, आप देखिए, आपके 2014 में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी, उनके नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के होने के नाते उनका उस समय उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमतीय सरकार राजनाथ जी के नेतृत्व में बनी। उस समय वो गृह मंत्री थे, फिर 2019 में फिर वो रक्षा मंत्री हैं और उसके बाद आज फिर रक्षा मंत्री है तीसरी बार जी, मोदी 3 में। तो राजनाथ जी एक बहुत साफ स्वच्छ छवि के नेता हैं और उनको आपने बहुत बार सुना होगा कि राजनाथ जी बहुत अच्छे, इस देश के लिए एक चिंतक, बहुत अच्छी चिंता करने वाले नेता हैं। और कभी भी उनको एक बात और देखेंगे कि अगर राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी दल में देखेंगे तो राजनाथ जी के प्रति हर राजनीतिक दल का नेता राजनाथ जी के प्रति बहुत सॉफ्ट रहता है। और राजनाथ जी भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा के आधार पर चलते हैं। मैं इसलिए उनको अपना गुरु भी मानता हूं और मैं उनको अपना मार्गदर्शक मानता हूं और मैं उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता हूं। कोई ऐसा किस्सा या जो कोई ऐसी बात जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा छू गई हो? मैं राजनाथ जी के साथ बहुत सालों से बैठता हूँ, जाता हूँ उनके पास। जब राजनाथ जी का विषय आता है तो राजनाथ जी इस समय आपातकाल जिस समय लगा था, आपातकाल का समय राजनाथ जी को जेल में दे दिया। जी, जेल में डालने के बाद तो राजनाथ जी की माता जी का ब्रेन हेमरेज हुआ अच्छा, और ब्रेन हेमरेज जब हुआ तो उनको जेल में पता लगा कि माता जी को ब्रेन हेमरेज हो गया। तो अंतिम संस्कार के लिए भी उनको जेल से कांग्रेस सरकार ने बाहर नहीं आने दिया था। आप सोच के देखिए, इससे बड़ा किसी बेटे के लिए कोई दुख नहीं हो सकता, किसी परिवार के लिए ऐसा दुख नहीं हो सकता कि जिसकी माँ मृत्युशैया पे है और बेटा जेल में है। और जेल में भी पॉलिटिकल रंजिश की वजह से आपातकाल लगाया था। तो आपातकाल में संघ की विचारधारा के लोग, जनता पार्टी के विचारधारा के लोग, भारतीय जनसंघ के विचारधारा के लोगों को जेल में डाला था। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इन नेताओं से हम इसलिए इंस्पायर होते हैं कि आप सोच के देखिए कि उन्होंने अपने विचार को जागृत रखने के लिए, अपने परिवार, अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जेल को चुना। जी, तो ऐसे नेताओं को तो हम सबके मार्गदर्शक ही हैं। जी, मतलब उनकी इस तरह के फैसले को लेकर आप जी, ऐसा लगे। अच्छा महेश जी, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन अगर सोशल मीडिया की और राजनीतिक खेमे की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग भाजपा पार्टी को मुस्लिम विरोधी पार्टी कहकर पुकारते हैं और आप एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं, तो इस बात में क्या सच्चाई है? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। वास्तव में अगर मुस्लिम विरोधी पार्टी हो तो आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, 3 तलाक का मुद्दा के लिए, 3 तलाक का जो मुद्दा उठाया जी, और 3 तलाक का एक कानून बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने बनाया, वो किसके लिए बनाया? मुस्लिम समाज के लिए। हमारी मुस्लिम बहनें और हमारी जो मुस्लिम हमारी बेटियां हैं जी, वो तलाक का शिकार होती थी। आज वो मुस्लिम हमारी बहनें, वो इससे बड़ा कोई आपके पास एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि किसी की बेटी है वो, किसी की बहन है वो, किसी की बुआ है वो, और जी। उसको 3 बार तलाक 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 कह के वो घर से बाहर निकाल दिया। ये कानून मोदी जी ने बनाया। अब मुस्लिम विरोधी कैसे कह सकती है कोई पार्टी? जी, मतलब कह सकते हैं कि मुस्लिम विरोधी नहीं है भैया, भाजपा पार्टी। ऐसे कितने ऐसे कानून हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं कि जो मुस्लिमों के अच्छा काम करने वाले हैं, और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो 3 तलाक है। अच्छा, वहीं अगर सोहना तावड़ू विधानसभा को हम देखते हैं तो सोहना तो मुख्य धारा से जुड़ चुका है जहां तक देखा जाए, लेकिन तावड़ू क्षेत्र को अभी भी पिछड़े हुए क्षेत्रों में गिना जाता है और वहीं प्रदेश से 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है। तो ऐसा क्या रहा कि सोहना कवर हुआ, तावड़ू क्यों नहीं हुआ? हाँ, थोड़ा हम सोहना और तावड़ू का एक ऐसा
भौगोलिक दृष्टि से उसका क्षेत्रफल अलग अलग है, क्षेत्र उसका अलग अलग है कि अगर तावड़ू के हमारे इन गांवों को देखा जाए तो तावड़ू 84 बोला जाता है जी। और तावड़ू 84 को ये मेवात का हिस्सा है, जिला नुहू का हिस्सा है। तावड़ू पूरा मंडल जो है ये तावड़ू नुहू जिले का हिस्सा है और सोना जो है गुरुग्राम का हिस्सा है। गुरुग्राम की भौगोलिक दृष्टि से अलग एक अप्रोच भी रही है। आप देखिए कि गुरुग्राम से अब जब हम अलवर जाते हैं तो गुरुग्राम से दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है आपके सामने, और गुरुग्राम राजीव चौक से लेकर सोना तक पहले हम एक एक घंटा हम जाम में फंसते थे, आज इतना अच्छा एक्सप्रेसवे बना है और उस एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज तावड़ू और सोना में अर्बन एरिया भी रेजिडेंशियल जोन बनाया गया तो वहाँ थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, तावड़ू में कम हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है जी, तावड़ू में अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। और अब की बार जब हमारी हरियाणा में तीसरी बार नायब सरकार तीसरी बार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, तो अब की बार हम उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हमने रखे हैं कि तावड़ू का प्रॉपर विकास कैसे हो, वहाँ सेक्रेटेरिएट बने, वहाँ अच्छा हॉस्पिटल बने और तावड़ू का बाईपास बने। ऐसी कल्पनाएं अभी पार्टी ने ऐसी तैयार की हैं कि जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी तो इन पे हम विकास पे काम करें। जी। अच्छा, एक चीज़ और है महेश जी, ये अक्सर हम देखते भी हैं और देश और दुनिया तरक्की की राह पे, इसमें कोई शक नहीं है और भारत भी रोज़ रोज़ नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन क्या इन सब में परिवर्तन के साथ साथ राजनीति में भी परिवर्तन होना चाहिए, या फिर वही जो पुरानी पारंपरिक राजनीति, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और फिर असल मुद्दों से भूल जाना? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप देखिए 2014 से पहले राजनीतिक परिदृश्य को अगर चेंज करने की बात आप करेंगे जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले बार 2014 में जब हमारी सरकार बनी, 2015 में जी, हमारे पंचायत मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, मनोहर लाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ओम प्रकाश धनखड़ जी पंचायत मंत्री ने ये तय कराया था कि हरियाणा प्रदेश में जो भी सरपंच बनेगा वो पढ़ी लिखी पंचायत बनेगी, पढ़े लिखे सरपंच बनेंगे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। ये सबसे बड़ा आपको आप बात करें कि और राजनीतिक सबसे बड़ा फेरबदल तो यही देखिए कि पहले हम सरपंच बनते थे कि सरपंच कौन है, कि अनपढ़ सरपंच बना दिया, सेक्रेटरी सब लिखेगा, ऐसा नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश का ये पंचायत, पढ़ी लिखी पंचायत का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया जी। एक रूल बनाया है कि कम से कम 10वीं पास होना चाहिए सरपंच को, लेकिन देखा गया था उसका भी विरोध हुआ था कुछ। नहीं, विरोध देखिए अब क्या है कि सब तरह के लोग हैं। अब आप खुद बताइए कि आप भी किसी गांव से रहने वाले हैं, मैं भी किसी जी गांव बिल्कुल, और गांव में अनपढ़ सरपंच हो या पढ़ा लिखा सरपंच हो, आप क्या चाहेंगे? सभी चाहेंगे पढ़ा लिखा सर। पढ़ा लिखा सरपंच हो, वो पढ़े, उस बात को देखे कि ये काम, ये कानून क्या है, पंचायत कानून क्या कहता है, पंचायत मंत्री क्या कह रहे हैं, किसके पत्र पर सरपंच ने साइन करने हैं, वो क्या लिखवा के मुझसे ले रहा है, ये तो सब पता होना चाहिए। अच्छा, आप निरंतर अपने क्षेत्र में सरपंच से, गांव के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो ऐसा कुछ आपके संज्ञान में आया कि वहाँ पे किस तरह की समस्याएं अभी है जो है जिनका निवारण होना जरूरी है? देखिए, बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं हैं, लेकिन जब लोग रहते हैं तो कोई ना कोई परेशानी, जैसे कि खासतौर पे हम गाँव में बात करेंगे कि सबसे पहले रूरल एरिया में जब कांग्रेस की सरकार होती थी, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही जी, तो आप सोच कर देखिए कि आपके खेतों में 6 से 8 घंटे लाइट आती थी और गाँव में 8 से 12 घंटे लाइट आती थी। और आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जगमग योजना के माध्यम से ऐसे ऐसे गांव भी हैं कि हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे लाइट आती है और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें 22 घंटे लाइट आती है। मतलब बहुत सारे गांव, लगभग ग्रामीण क्षेत्र में 22 घंटे लाइट आती है और अर्बन एरिया में पूरा 24 घंटे लाइट आती है। और आप भारतीय जनता पार्टी सरकार में और कांग्रेस की सरकार में ये डिफरेंस है। तो लाइट के अलावा कोई और मुद्दा? लाइट के अलावा अगर बात करेंगे तो पहले, आज पंचायत में 2014 से लेकर 2024 तक पंचायतों में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत फंड दिया है, स्कूलों को भी सुधारने का काम किया है। स्वास्थ्य की योजनाओं में अगर जाएं तो हमारे पीएचसी सेंटर, सीएचसी सेंटर, हमारे सरकारी जितने भी हॉस्पिटल थे, उनका दोबारा से रिपेयरिंग का काम, उनको अच्छा काम और अच्छे इक्विपमेंट्स देना, अच्छे डॉक्टर स्टाफ देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने दृष्टिकरण किया है सारा। जी, तो महेश जी, आपने कुछ योजनाओं का मुझे अभी बताया। कभी ऐसा हुआ है कि ये योजनाएं धरातल पर किसी अंत्योदय तक नहीं पहुंची हो, और उस केस में आपके पास ऐसा कोई वाक्य आया हो कि लाभ नहीं मिला हो जिसको? मैं आपको अगर अंत्योदय की जब बात करते हैं तो अंत्योदय में हम जोड़ते हैं सबसे पहले इस भारत देश का, हरियाणा प्रदेश का सबसे गरीब व्यक्ति, अंत का व्यक्ति, सबसे लास्ट में जो व्यक्ति जी, जिस व्यक्ति के घर में लकड़ी से चूल्हा जलता था, आज उसमें उनके घर में, सबके घर में गैस कनेक्शन है। चूल्हा, गैस सिलेंडर, गैस का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर को, जो गरीब परिवार है जिनके घर में गैस कनेक्शन नहीं है, जिनकी 1,80,000 रुपये से आमदनी जिनकी कम है, उनको गैस कनेक्शन देने का काम किया सबसे पहली बात। और नहीं तो आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि 2014 से पहले अगर आप देखेंगे तो गाँव में लकड़ियाँ, जैसे बारिश के दिनों में लकड़ियाँ ला के घर में सुखाते थे और वो जलती थी, नहीं जलती थी, और सारे हमारे बुजुर्गों की आँखें धुएं के कारण खराब भी होती थी, सबसे बड़ा कारण। दूसरा मैं बताता हूँ, अंत्योदय की अगर बात करते हैं, राशन वितरण का काम आज भी पूरे देश में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये आखिरी व्यक्ति के लिए, जिस अंत्योदय की आप बात कर रहे हैं, जिस अंत्योदय की बात कर रहे हैं आप, आज हमारे हरियाणा प्रदेश में जो गरीब परिवार है जिनके पास घर नहीं है, जी, हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हर उस गरीब परिवार को घर देने का काम किया है। जिनके कच्चे घर होते थे, झोपड़ियां होती थी, उनको पक्का घर दिया। अंत्योदय की जब बात करते हैं तो वो परिवार, जो परिवार लोटा लेकर, बोतल लेकर जो खेतों में जाके सोच के लिए जाते थे, वो हमारी बहनें, हमारी माताएं जो अंधेरा होने का इंतजार करती थी, उनमें आज उन्हीं के घरों में केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने शौचालय बनाने का काम किया। ये अंत्योदय के लिए काम हुआ। जिन परिवारों के घर अगर बने हुए थे, अगर उनके घर में रिपेयरिंग का काम है, ये भी हरियाणा सरकार ने रिपेयर करने का काम अंत्योदय के माध्यम से किया। अंत्योदय की अगर बात करते हैं आप, तो गरीब कन्याएं, जिनकी 1,80,000 आमदनी जिनकी परिवार की कम है, उन बेटियों को 71,000 रुपया कन्यादान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिस परिवार की बात आप अंत्योदय की बात कर रहे हैं, जिसके घर में, जो गरीब परिवार है, अगर उसके घर में बच्ची पैदा होती है तो हरियाणा सरकार उसको अनुदान देने का काम करती है। ये अंत्योदय के लिए हुआ है। जी महेश जी, मैं इसमें थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि कभी कोई ऐसा वाक्य आपके सामने आया कि किसी जरूरतमंद को इस योजना का लाभ ना मिला हो? ऐसा तो कई बार मैं किसी को, बहुत सारे गांव थे, अभी हमारा सरकार आपके द्वार का हमारे कार्यक्रम थे जी, तो हम गांव में जब जाते थे तो हम एक गांव में गए थे, हाजीपुर गांव में। तो हाजीपुर जब गांव में गए तो हाजीपुर में एक बुजुर्ग महिला आई जी, तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे गैस का कनेक्शन नहीं मिला। जी, तो बीडीओ साहब वहाँ थे, एसडीएम साहब वहीं थे, और फूड सप्लाई ऑफिसर भी वहीं थे, सारे डिपार्टमेंट के लोग उस समय वहाँ थे। तो हमने उनका कहा कि माता जी अपना परिवार पहचान पत्र दे दीजिए। परिवार पहचान पत्र से हमने देखा कि वास्तव में इनके पास गैस कनेक्शन नहीं है। तो उसी समय हमने, गैस एजेंसियां भी वहीं हमारे साथ थी, उसी समय हमने उनको गैस कनेक्शन दिलवाया। ऐसे बहुत सारे परिवार को हमने दिया ना। गांव में जा जाकर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सरकार आपके द्वार के माध्यम से, हम सरकार के लोग वहाँ बीच में जाते थे, और किसकी भी कोई दिक्कत थी, किसी को राशन नहीं मिलता हो, किसी की पेंशन कट जाती हो, पेंशन गलती में कई बार कट जाती थी जी, या भाई किसी की पेंशन गलती, देखो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आपके सभी परिवारों की आमदनी सरकार के पास डाटा है जी। अगर किसी परिवार को आमदनी, किसी परिवार की बढ़ी है, तो सरकार को पता है,
क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन। ऐसा है कि हमारी सरकार ने कभी भी किसी का कोई भी इस तरह का काम आया, किसी का राशन मिलता था, राशन बंद हो गया, किसी को ऐसा परिवार हो जिसमें कि दुर्घटना से किसी का परिवार का कोई क्षति हो गई हो, जी तो सरकार ने उसको बढ़ावा देने का काम किया कि सरकार भी जैसे कि किसी को, मान लो एक अभी मैं सिलानी गांव में गया, तो जी सिलानी गांव में एक 19 वर्ष के बच्चे का, उसका एक ही बेटा था, जी वो ओबीसी परिवार से था, तो वो बाइक से एक्सीडेंट हो गया, उसको बाइक से एक्सीडेंट हो गया। तो हरियाणा सरकार ने, वो जो हमारी केंद्र सरकार ने भी इंश्योरेंस की एक योजना की थी, जैसे कि केंद्र सरकार के माध्यम से और हरियाणा सरकार के माध्यम से उसको 2 लाख रुपए केंद्र सरकार ने और 1 लाख हरियाणा प्रदेश ने उसको दिया। तो ये छोटी छोटी बहुत सारे ऐसे वाक़या हैं जो हम याद करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको हमने देखा कि वास्तव में बहुत सारे लोग हमारे सामने आते हैं तो हमको ध्यान आ जाता है, नहीं भी आते हैं तो किसी न किसी के माध्यम से आते हैं। हमने तो गाँव में बाकायदा कैंप लगाए हैं। मैं वही पूछना चाह रहा था, मेरा सवाल भी वही था कि क्या धरातल पे कोई टीम इस तरह का काम नहीं, करती हमने है पूरी टीम, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके कि जरूरतमंद को लाभ मिला या नहीं मिला? देखिए सबसे अच्छी बात, सीएचसी सेंटर हर गांव में बना है जी सीएचसी सेंटर पर हर गांव का व्यक्ति, गांव का पंचायत सेक्रेटरी वहीं होता है, गांव का सरपंच वहीं होता है, पंच सब वहीं मिलते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो सरपंच और पंच के माध्यम से वो सीएचसी केंद्र जाए और सीएचसी केंद्र पर अपना परिवार पहचान पत्र उनको दे। जो भी योजनाएं उनको मिलनी थी वो योजनाओं का लाभ अगर उनको नहीं मिल पा रहा है तो उसका काम सीएचसी केंद्र के माध्यम से, किसी अफसर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं की वहीं फार्म उसमें फिलअप करिए। कोई भी ऑब्जेक्शन होगा तो सीएचसी केंद्र वाला उनसे दोबारा डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और फिलअप करेगा और वो सबकी मंजूरी हो जाएगी। हमने बहुत सारे कैंप लगाए, जी बिल्कुल। मैंने खुद भी लगवाए। महेश जी, राजनीति में युवा और रोजगार दोनों ही अहम विषय हैं। और अगर हम आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सोहना और तावड़ू में अक्सर खबरों में देखा गया है कि युवाओं में भटकाव है थोड़ा, और विरोधी पार्टियां भी इल्जाम लगाती है कि भाजपा ने युवाओं और रोजगार के लिए कोई कार्य नहीं किया। क्या ये देखिए, अब रोजगार की जहां बात आप करते हैं, जी इस 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सारी नौकरियां दी, और नौकरियां देने का ये पूरे देश के लिए एग्जाम्पल है। पहले कांग्रेस पार्टी किस तरह से नौकरी देती थी, भाई भतीजावाद, पैसा, खर्ची और पर्ची, पर्ची भी चलती थी और खर्चा भी लेते थे वो लोग, तब उनको नौकरियां मिलती थी। आज हरियाणा प्रदेश के किसी गांव में आप जाकर देखिए, जिन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक जिन्होंने सरकारी नौकरियां मिली हैं, उनके घर जाकर माइक लेकर उनसे बात करिए कि आपने किसी की नेता की सिफारिश लगाई थी क्या, आपने किसी को पैसा देकर नौकरी लगे थे क्या, तब आपको पता लगेगा बिना खर्ची और बिना पर्ची के हरियाणा प्रदेश में रोजगार मिले हैं, नौकरियां मिली हैं। और रोजगार की अगर बात करें, मैं सोना क्षेत्र की बात करता हूँ जी। सोना क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, आईएमटी सोना। आईएमटी सोना में जाकर देखिए कितने सारे उद्योग अभी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद सोना आईएमटी का रेट जस्ट 4 गुना हो चुका है, क्योंकि इंडस्ट्रीज इतने आ चुके हैं, उद्योगपति बहुत आए हमारे यहाँ। अच्छा महेश जी, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है और सरकार ये कहती है कि उसमें काफ़ी बदलाव भी हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इस नई शिक्षा नीति से युवाओं में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, शिक्षा नीतियों के जो बात हम जब करते हैं तो शिक्षा नीतियों में तो स्वाभाविक है कि आधुनिक युग है जी बिल्कुल, और आज की इस परिवेश में अगर आधुनिकता के साथ अगर आज नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। हम सबके लिए भी लागू होता है कि जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है, हम भी आधुनिक होना हमारे लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इसीलिए शिक्षा नीति का भी चेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे संसार की जो गति है उस गति से भारत देश आज आगे है। क्योंकि जिस तरह से आज हम शिक्षा नीति की बात करते हैं तो भारत पूरे संसार में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं पूरे संसार में, आप देखिए कि उसकी सबसे बड़ी तादाद उस बड़े बड़ी पोस्टों पर, और भारतीय उनकी बड़ी पोस्टों पर बैठा है। यही है कि आधुनिक युग के साथ
भारत का नया युवा पढ़ने वाला हमारा विद्यार्थी वो आधुनिक युग के साथ चल रहा है, इसलिए शिक्षा नीतियों में थोड़ा परिवर्तन करना ही पड़ता है समय समय के अनुसार। हम कह सकते हैं कि आने वाले युग में युवा और अच्छी तरक्की के साथ आगे जाएगा। बहुत सारे ऐसे IIT ने देखिए, अब हमारे पूरे संसार में कितना नाम किया है उन्होंने हमारे देश के। जी बिल्कुल। महेश जी, एक बड़ा ही अहम सवाल है और निजी भी कह सकते हैं थोड़ा। इस बार आप सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी में थे भाजपा पार्टी की तरफ से, और समाचार पत्र के सर्वे जो आए थे हमारे पास, समाचार पत्रों के सर्वे जो थे वो भी सबसे ऊपर आप ही को रखा हुआ था। सर्वे कहता है कि आप जनता की पहली पसंद थे, लेकिन आपको मौका ना देकर पार्टी ने तेजपाल तंवर को मौका दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यही भिन्नता है। आप एक बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की इस टिकट के लिए आवेदन किए थे। तकरीबन 2500 कुछ कह सकते हैं। पूरे मैं सोना विधानसभा की बात करता हूँ जी। 20-25 लोगों ने पार्टी का टिकट मांगने की इच्छा थी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने लीडर हैं और बहुत लंबा उनका संघर्ष रहा है। 91 से लेकर 91 में उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ते लड़ते उन्होंने तीसरा विकेट 2014 में भी चुनाव लड़े थे वो जी। 2009 में भी चुनाव लड़े थे। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो अखबारों की सर्वे है वैसी सर्वे है, इस सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है कि आपसे हमसे अच्छा कुछ तेजपाल तंवर जी में होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। और हमारी पार्टी में बड़ा सीधा सीधा है कि जिसको टिकट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो कमल का निशान है। जी बिल्कुल। कैंडिडेट हम नाम ठीक है, तेजपाल बाबू जी को टिकट मिला तो तेजपाल जी बोला तेजपाल जी के साथ है, लेकिन हमारा ध्येय है कमल का निशान। जिसके पास कमल का निशान हो उसके साथ सारी भारतीय जनता पार्टी टिकट लगे, सब लोग लगे होते हैं साथ। जी, कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार? चुनाव हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनने वाली है और गुरुग्राम जिले में ये 4 हमारी विधानसभाएं हैं। सोहना विधानसभा, गुरुग्राम विधानसभा, बादशाहपुर विधानसभा और हमारा पटौदी विधानसभा। हम चारों की चारों अच्छे मेजोरिटी से हम जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से हम भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीट जीत के जाएगी। महेश जी, विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने एक नारा दिया है, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं ना खुल के, क्या है? अब आप नॉन स्टॉप हरियाणा के बारे में अगर देखेंगे तो नॉन स्टॉप ये है कि कहीं ना रुकने वाला हरियाणा है। पूरे हरियाणा प्रदेश को अगर 2014 से लेकर 2024 का कार्यकाल अगर आप देखोगे तो किसी भी विभाग का आप देखिए हरियाणा प्रदेश कैसे बढ़ता जा रहा है। हर डिपार्टमेंट में, मैंने पंचायत का आपको एग्जांपल अभी दिया था, पंचायत के साथ हमने स्वास्थ्य का भी आपको देने, शिक्षा नीति की आपने बात की, तो ऐसे बहुत सारे नॉन स्टॉप हरियाणा, इसलिए कि हरियाणा बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा की एवरेज आमदनी भी 2014 के माफिक 2024 तक बहुत बढ़ी है जी। तो नॉन स्टॉप हरियाणा है और नॉन स्टॉप हरियाणा ऐसे ही चलता रहेगा। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी और नायब सिंह सैनी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, ऐसे होनहार मुख्यमंत्री हैं, इतनी गति से चलने वाले मुख्यमंत्री हैं, जो निर्णय लेते हैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कराते हैं। यही नॉन स्टॉप हरियाणा है। जी बिल्कुल। लेकिन एक और बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जैसे हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन अगर हमने उसके रिजल्ट देखे तो रिजल्ट बिल्कुल विपरीत देखने को मिले थे। विपरीत नहीं कहेंगे, फिर भी अलग थे काफ़ी। तो ये मतलब ऐसा क्या था कि 400 पार का नारा जो पूरा नहीं हो पाया? हाँ चलो ये सब देखो, और ऐसे में उस रिजल्ट के साथ क्या हरियाणा में सरकार बना पाएंगे हम? नहीं, अगर इस हरियाणा की बात अगर करेंगे तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 10 सीटें हैं, 90 विधानसभाएं हैं। 90 विधानसभाओं में 46 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती है जी, और 44 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती है और 42 सीटों पर कांग्रेस जीती है। तो हम कांग्रेस से तो लोकसभा के चुनाव में विधानसभाओं से वैसे ही ऊपर हैं। वोट ऑफ परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो सभी ये इंडी गठबंधन होने के बावजूद भी ये हमें भारतीय जनता पार्टी को पकड़ नहीं पाए
और आज भी आप सुन लीजिए, जितने भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, आज भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा वोटर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले लोग आज भी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस से बहुत आगे हैं। जी। आप देखिए, अब आने वाले समय में मैं आप खूब सर्वे पे आप लोगों के साथ जाते होंगे, लोगों के पास जाके बात भी करते हैं। जी। आज परिस्थिति ऐसी है कि हरियाणा सरकार, जिस तरह से हरियाणा में सरकार 10 साल में चली है, ऐसी कभी कल्पना नहीं की किसी आदमी ने। पहले लोग सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी से पहले सरकार तो अलग तरह की सरकार थी। आज आम जनमानस की सरकार है, एक गरीब आदमी की भी वैसी सरकार है, अमीर आदमी के लिए भी वैसी सरकार है। इस सरकार ने किसी का चेहरा देखकर काम नहीं किया। इस सरकार ने उस आदमी की, जिस आदमी की जो जरूरत है उसको पूरा करने का काम किया है। ऐसी सरकार इसलिए लोग पसंद करते हैं। मतलब जनता की सरकार कह सकते जी हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी। आप एक कितना अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा। उदाहरण की बात सोच के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा प्रदेश में एक साधारण से व्यक्ति मनोहर लाल जी भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता थे जी। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। 9.5 वर्ष उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने का काम किया। और उसके बाद जिस व्यक्ति के पिता का नाम आप नहीं बता सकते, माता का नाम नहीं बता सकते, जिसका भाई का नाम नहीं बता सकते, जिसका गांव का नाम भी नहीं बता सकते, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। और अब फरवरी में, मार्च में, अभी जो अभी नायब सिंह सैनी जी आपके सामने हैं, और आप बताइए कि नायब सिंह सैनी का गांव कौन सा है? आप बता दीजिए उनके पिताजी का नाम क्या है, आप बता दीजिए वो कितने भाई हैं, वो किस परिवार से आते हैं। नायब सिंह सैनी उसके पीछे लगा है, सैनी लगा है तो पता है आपको सैनी है वो, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता किस जिम्मेदारी पर आ जाए ये कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की है और बड़े से बड़े कार्यकर्ता की। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और नायब सिंह सैनी ने जब से वो आए हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में उन्होंने ये अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि मुख्यमंत्री का काम क्या होता है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में और दूसरे दलों में फर्क। भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है मोहनलाल कौशिक जी। जी। वो पिछली बार हमारे प्रदेश के महामंत्री थे, उससे पहले वो प्रदेश में जिला के अध्यक्ष थे, सोनीपत जिला के, फिर वो विधायक बने। साधारण से कार्यकर्ता को आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। आप सोच के देखिए कि आप उनकी बात करके देखिए जेजेपी पार्टी में अजय चौटाला के परिवार के अलावा कोई आदमी नेता नहीं है वहाँ। आप ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार के इनेलो में देखिए, ओम प्रकाश चौटाला या अभय सिंह चौटाला के अलावा कोई परिवार में कोई नेता नहीं है उनके वहाँ। सब कुछ उनके घर से चलता है। बहुजन समाज पार्टी जो है मायावती के घर से चलती है, अखिलेश जी के घर से समाजवादी पार्टी चलती है। और मतलब कह सकते हैं कि वो परिवारवाद की पार्टी, परिवारवाद उनकी परिवार है, वो परिवार ही चलाती है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जी। ये भारतीय जनता पार्टी सबकी है। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता आपके सामने एग्जाम्पल है, इतने उदाहरण है। नहीं, मैंने भी इंटरव्यू देखा था, नायब सिंह सैनी ने खुद ये बात कही है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, मुझे तो कह के बुलाया गया था कि पार्टी की मीटिंग है। जी। अब आपने जैसे कहा कि काफ़ी सारी पार्टियों के नाम भी लिए, अभी तो प्रदेश में कह सकते हैं कि जो दौड़ में है वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल भी है, जननायक जनता पार्टी ने आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन कर लिया है, और एक और पार्टी आम आदमी पार्टी जिसका 2 पड़ोसी राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार भी है, और अब तो उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की जमानत भी हो गई है। तो इसमें समीकरण का क्या कुछ रहेगा, क्या बदलाव आ सकता है इस बार? देखिए, जहां आपने बात कही कि आज समाज पार्टी और जेजेपी पार्टी ने अलायंस किया है, आप ये बात देखिए कृष्ण जी कि उन्होंने अलायंस क्यों किया। वो कमजोर है तभी अलायंस किया ना। नहीं महेश जी, ऐसे तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एनडीए अलायंस बनाया है। चलो वो हम ऐसा ठीक है, चलो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी ने
अब आम आदमी पार्टी की जब बात करते हैं, आप इंडियन नेशनल लोकदल की बात करते हैं, बसपा की बात करते हैं, आप कांग्रेस की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी क्या बरी हो गए हैं? नहीं, उनको जमानत मिल गई। आप देखिए, उन पर आरोप लगे तभी गए वो, जी। और जेल में रहने के बाद वापस आए हैं। जिन अरविंद केजरीवाल की जब बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल का जब राजनीतिक जन्म हुआ, जी। आप सोच के देखिए किस आंदोलन से हुआ था, और उस आंदोलन के बाद जब उन्होंने राजनीतिक दल बनाया तो उन्होंने क्या कहा था? भ्रष्टाचार से मुक्ति, मतलब ईमानदारी। किस तरह की वो बात करते थे, और जो बातें उन्होंने कही थी कि हम ये नहीं करेंगे, जैसे कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी से कतई समझौता नहीं करूंगा, अपने ये बच्चों की कसम खाता चर्चा हूं। में रहा है काफी वक्त। आप सोच के देखिए, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि कोई मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो ये नेता करते हैं। आज देखिए कि उसका राजनीतिक उनका काफिला जो होता है अरविंद केजरीवाल का, वो एक मुख्यमंत्री, जैसे कि पंजाब में, उत्तर प्रदेश में हम देखते थे 20-20 गाड़ियों का काफिला, जी। वही मुख्यमंत्री 20-20 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। और उसके साथ साथ उनके घर में तो अभी आपको पता है कि उनके 2-2 लाख के, तो 4-4 लाख जी, के, वो 5-5 लाख के, आप देखो टोटल लगाओ तो 2 चर्चा करोड़ में रुपए रहा था पर्दे लगे काफी। उनके घर में। आप उनकी बात करें तो उनके घर में जो उनका इटालियन जो पत्थर लगा है, उस पत्थर की वैल्यू देखिए आप, 2 कोठियों को, 2 मकानों को एक करके उनका घर बनाया गया है। ये सब कथनी और करनी में बहुत फर्क है कृष्ण। आप कहेंगे क्या, आप करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी में और इन दलों में यही फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी वो कहती है जो इस देश के हित में होता है, इस प्रदेश के हित में होता है, वो करती है जो इस लोकसभा के हित में होगा, जो इस विधानसभा के हित में होगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विचार करके अपनी बात को एग्जीक्यूट करती है, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ये अपने मुंह से जो कहेंगे वही करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपको बताने की उतनी, ठीक है, पंजाब में उनकी सरकार जैसे बनी है वो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे क्या हरियाणा में भी थोड़ा बहुत रोड़ा अटक सकता है उनकी वजह से? नहीं, हरियाणा में कुछ नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के पास। आप 90 के 90 सीटों पर उनको कैंडिडेट नहीं मिले थे, आपको तो पता है कि अगर ढूंढ ढूंढ के लेके आए कैंडिडेट ही। आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं है, और अरविंद केजरीवाल जी छूट जाएं, चाहे वो बरी भी आ जाए, तो अरविंद केजरीवाल पर आज की तारीख में ये देश, ये प्रदेश, ये गुरुग्राम बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। जी महेश जी, जैसे आपने अदर पार्टीज को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, ऐसे दूसरी पार्टियां भी भाजपा पार्टी को संघ की पार्टी कहते हैं, या कहते हैं कि भाजपा पार्टी का संचालन संघ के द्वारा होता है। नहीं, आप ऐसा कहना चाहे कह दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो, लेकिन तो क्या कह सकते हैं संघ ही संघ भाजपा है एक- और भाजपा ही संघ है? ऐसा नहीं कह सकते। संघ वास्तव में व्यक्ति निर्माण का काम करता है। संघ कोई राजनीतिक दल नहीं है। जी। संघ का काम है कि व्यक्ति निर्माण करना, और संघ की ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं, 50 से अधिक हमारी ऐसी शाखाएं हैं संघ की, जो उसमें एक छोटा सा दल है, राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल ठीक है, राजनीतिक दल तो एक विचार से बनता है, और किसी का विचार जैसा हो, विचार के आधार पर ही लोग जुड़ते हैं। जी। संघ का विचार को आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। संघ का विचार और भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है, जो इस बात को मैं अभी कह रहा था, बोल ही रहा था आपको, परम वही भवन नेतु में तत्व राष्ट्रम, कि भारत ये हमारा परम वैभव तक जाना चाहिए। जिस देश की कल्पना हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि ये भारत सोने की चिड़िया था, जी। भारत विश्व गुरु था, जी। भारत पूरे संसार को दिशा देता था। और आज भारत इससे पहले कैसा था? आज वो सार्थक होता हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे संसार में, अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, जी। तो यूक्रेन में जो पढ़ने वाले, हमारे रशिया में पढ़ने वाले जो हमारे भारत के बच्चे जो थे, मोदी जी ने उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बात की कि हमारे देश का एक एक बच्चा सुरक्षित आना चाहिए। आप सोचकर देखिए कि ऐसा उन देशों ने माना कि नहीं माना। आपका इजराइल का और फिलिस्तीन का युद्ध हुआ, हमारे देश के लोग वहाँ रहते थे,
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की, वो युद्ध रुकवा कर वो सारे हमारे देश के एक एक व्यक्ति को लेकर आए। यही होता है। लेकिन महेश जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ उसमें कुछ नहीं कर पाए। नहीं, देखिए वो देश अलग है। अब आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान में कुछ होगा, बांग्लादेश में कुछ होगा, अफगानिस्तान में कुछ होगा, रशिया में कुछ हो रहा है, हम अपने लोगों को तो कर सकते हैं ना। हमारे भारत के लोग अगर बांग्लादेश में हो, उनको निकालने की जिम्मेदारी भारत की है। लेकिन आपको जिसकी बात आप कर रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हुआ, और ये अत्याचार, इस शब्द में शब्द का उच्चारण दोबारा से कर रहा हूं कि अत्याचार, अत्याचार, जी, ये अत्याचार हुआ है हमारे हिंदू भाइयों पर। आपने इसको ढंग से नहीं देखा है। जितने भी वो परिवार थे, उन परिवारों को बहुत क्षति पहुंचाई उन लोगों ने। जी, लेकिन उनका देश अलग है, बांग्लादेश है वो उस देश के भारत वासी। भाई अपने देश में वो कुछ भी करें, हम क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं। और मोदी जी ने जितना कहा है उतना कोशिश भी की, मोदी जी ने भी कुछ ऐसा नुकसान ना हो उनका। लेकिन पड़ोसी देश है, वो अपने गांव में अपने घर में वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें। जी, महेश जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और बाकी अन्य पार्टियों की विचारधारा में वैसे क्या अंतर है? एक्चुअली देखा जाता है कि पार्टी जो है वो ये कहती है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई किस बात की महंगाई बात करते हैं? वो कहते हैं कि तेल के भाव बढ़ जाते हैं, गैस के तेल आप दाम बढ़ देखिए जाते ना, हैं। 2014 तक पेट्रोल का क्या रेट था और आज का रेट क्या है? 2014 का रेट देखिए, 2013 का रेट दिए, मनमोहन जी की सरकार के टाइम का रेट देखिए आप, कितना रेट था, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। 2014 से 2004 पर जाइए, 2004 से लेकर जाएंगे तो 1.5 गुना रेट हो गया था उनके सरकार में। आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस रेट को रोके हुई है। और जिस विचारधारा की बात करते हैं आप राजनीतिक दलों की, अभी आरक्षण की बात कर रहे थे जी, लोकसभा में, नैरेटिव फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत से आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा था नैरेटिव। अभी आपके बात अगर बात करें तो राहुल गांधी जी ने अभी अमेरिका में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मतलब कांग्रेस की सरकार अगर पूर्ण बहुमत से आएगी तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे, उन्होंने कहा है। ये तो एक वीक पहले की बात है, अमेरिका में कहा है जी। और इससे पहले राजीव गांधी जी भी कह चुके हैं कि देश में जब व्यवस्थाएं सब ठीक हो जाएंगी तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, वो राजीव गांधी जी ने कहा है। लेकिन इससे 2004 से 2014 पूर्ण बहुमत की सरकार थी कांग्रेस के पास। तो वो बात तो आप सब पत्रकारों को पूछना चाहिए, इस देश की जनता को पूछना चाहिए, इस प्रदेश की जनता को पूछना चाहिए कि आपकी सरकार जो पूर्ण बहुमत की रही, इंदिरा गांधी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, जी, नेहरू जी की पूर्ण बहुमत की, नेहरू जी ने भी खुद मना किया था कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार जब हमारी आ जाएगी, पूरा देश हम ठीक हो जाएगा तो हम इस देश में आरक्षण खत्म कर देंगे। अब आरक्षण हमारी किसी नेता ने कभी कहा नहीं, हमारे कभी मैनिफेस्टो में ये कभी नहीं रहा। तो ये नैरेटिव फैलाने वाले लोग, कांग्रेस और राजनीतिक दूसरे विभिन्न वर्ग दल हैं, वही नैरेटिव फैलाते हैं। और आज भी जिस व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए उसको मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस बात पर अड़ी खड़ी हुई है। महेश जी, वैसे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चुनावी दौर है, आपका समय भी कीमती है, बस चंद सवाल हो रहे हैं मेरे। अगर आपके क्षेत्र से कोई समूह या कोई व्यक्ति आपके पास आता है, कोई सुझाव लेके, कोई नया आइडिया हो जो समाज के लिए भी अच्छा हो, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? या ऐसा कोई कभी ऐसा हुआ है कोई आपके पास आया हो और आपने उस पर तवज्जो दी हो? किस वर्ग का आदमी? किसी भी वर्ग का हो, कोई कोई भी नया आए- आइडिया लेके आया आपके पास? देखो तो आइडिया, हमें तो आदत भी यही है कि आप किसी छोटे से बच्चे से भी क्या सीख सकते हैं, जी, किसी बुजुर्ग से भी क्या सीख सकते हैं। कोई हमें कुछ बताता है तो हम उसको बिल्कुल तहरीर से सुनते हैं, और सुनने के बाद जो चीज़ अच्छी है तो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, तो सुन के निकल जाते हैं। तो कभी कोई ऐसा हुआ कि किसी ने कोई सुझाव दिया और आपका मन भी किया हो कि नहीं, इस पर तो काम करना चाहिए? ऐसा बहुत सारे विषय हमारे के सामने आते हैं कि कई बार, एक एग्जांपल दूंगा मैं। एक हमारे किसी सोसाइटी में एक परिवार रहता है, विवेकानंद जी। उन्होंने मुझे पिछले 2 वर्ष पहले, उस बिहार से हैं वो, लेते हैं सोना रहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपसे मुझे एक राय लेनी है जी,
कि मैं हर बारिश में हम सोसाइटी के सभी लोगों ने ये प्रण लिया है कि 10,000 पौधे हम हर साल लगाएंगे। जी। तो ये पौधे हम कहाँ लगा सकते हैं, और अगर पौधे हमारे लिए कम पड़ जाएं तो हम पौधे कहाँ से ले सकते हैं। जी। तो हमने उनकी मदद की। हमारे वन मंत्री थे हमारे कंवरपाल जी गुर्जर, जी। हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि नर्सरी है, वहाँ से कितने भी पौधे लो लगाओ। तो उन्होंने सोना की पहाड़ियों के साथ साथ पौधे लगाने का काम किया। पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात। और पिछले साल की बात है तो उन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में पौधे लगाए, और जो काम करने की भी हमें तुरंत लगा कि ये ओन करना चाहिए तो हमने किया। जी। अच्छा महेश जी, बस आखिरी सवाल है मेरा कि प्रदेश के आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और युवाओं के नेता भी हैं, तो इसी के नाते युवाओं के लिए कोई संदेश हो तो प्लीज़। मैं हरियाणा प्रदेश के सभी युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्रदेश को नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को चुने। भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक राजनीतिक दल है कि जिस पार्टी ने पूरे 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के लिए काम किया, ना कि नेता के लिए। अगर कांग्रेस के दल की बात करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 से लेकर 14 तक सिर्फ और सिर्फ CLU करते रहे, जमीन की खरीद फरोख्त करते रहे, जमीन का घोटाला करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी है कि 10 वर्ष पूरा होने वाला है। हमारे 2 मुख्यमंत्री 10 वर्ष में रहे, नायब सिंह सैनी आज हैं, कोई एक दामन पर दाग नहीं लगा सकता। ये हरियाणा प्रदेश के लिए सभी युवाओं से अनुरोध है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाएं और हरियाणा में नॉन स्टॉप हरियाणा बनाएं। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद महेश जी। नमस्कार।